हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। जैसे कि आपको पता है टीजीटी साइंस 2025 के लिए हमारी बायोलॉजी की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज चल रहे हैं, जिसके अंदर हम DSSB के 2018 के सारे क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। उसके अलावा DSSB में जो 2021 में पेपर हुए थे, आज हम उनके क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जो किस डेट को हुए 25/9/2021 को जो फीमेल की सेकेंड शिफ्ट थी उसमें क्या क्वेश्चन पूछे गए। सबसे पहला क्वेश्चन था, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ कोल इज अ शेड ऑफ डल ब्लैक विद वेरी लिटिल विजिबल प्लांट मैटर। तो आपको कोयले का एक ऐसा प्रकार पहचानना है जो है ना थोड़ा डल ब्लैक कलर का दिखता है और जिसके साथ ना आपको थोड़ा सा प्लांट मैटर भी देखने को मिलता है। पीट, लिग्नाइट, सब बिटुमिनस या फिर एंथ्रासाइट। तो आपको पता है हमारा जो एंथ्रासाइट होता है वो सबसे हाई कैलोरीफिक वैल्यू रखता है और शाइनी ब्लैक कलर का दिखता है। उसके बाद जो हमारा सब बिटुमिनस होता है वो क्या होता है, डल ब्लैक कलर का दिखता है और इसके साथ आपको थोड़ा विजिबल प्लांट मैटर भी देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लिमिटेशन ऑफ यूजिंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। तो अगर आप पानी से बिजली बना रहे हो तो इसमें से कौन एक लिमिटेशन की तरह एक्ट नहीं करेगा। डैम्स कैन बी वेरी एक्सपेंसिव टू बिल्ड। तो आपको पता है डैम को बनाना बहुत ही एक्सपेंसिव है, बहुत पैसे लगते हैं। देयर नीड्स टू बी सफिशिएंट एंड कंटिन्यूअसली स्ट्रॉन्ग वाटर करंट और वाटर हेड टू प्रोड्यूस एनर्जी। पानी का जो वाटर करंट है वो बहुत ही हाई होना चाहिए, तभी तो आपका टरबाइन घूमेगा और एनर्जी प्रोड्यूस हो पाएगी। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट कैन नॉट बी साइटेड एट द प्लेस ऑफ आवर चॉइस। तो आपको पता है हम अपनी चॉइस पे नहीं लगा सकते, जहाँ पर बहुत सारा पानी होता है, जहाँ पर डैम बनाना ईजी होता है वहीं पर हम इसको प्लेस कर सकते हैं, तो ये भी लिमिटेशन है। इलेक्ट्रिसिटी कांट बी जनरेटेड कॉन्स्टेंटली। तो देखो इलेक्ट्रिसिटी कांट बी जनरेटेड कॉन्स्टेंटली, ये जो है ये लिमिटेशन नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी को आप कंटिन्यूसली जनरेट कर सकते हैं अगर लगातार पानी वहाँ पर गिर रहा है। ठीक है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज प्रेजेंट इन द हाइएस्ट अमाउंट परसेंट बाय मास इन द ह्यूमन बॉडी। तो अगर आप ह्यूमन बॉडी को देखते हैं तो कौन सा आपको एलिमेंट जो है वो सबसे ज्यादा दिखाई देगा अगर आप मास के अकॉर्डिंग देख रहे हैं। कैल्शियम, हाइड्रोजन, मैग्नीशियम या फिर आयरन। तो आपको पता है ये सब तो हमें अपनी बॉडी में बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में चाहिए होते हैं, लेकिन जो हाइड्रोजन होता है वो थोड़ा ज्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है अगर आप बाय मास देखेंगे। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फीचर इज नॉट करेक्ट अबाउट मोनेरा। तो मोनेरा ग्रुप के बारे में इनमें से कौन सा फीचर जो है वो सही नहीं है। दीज ऑर्गेनिज्म डू नॉट हैव अ डिफाइंड न्यूक्लियस और ऑर्गेनल्स। तो आपको पता है ये तो बिल्कुल सही बात है कि इनके पास जो है डिफाइंड न्यूक्लियस और ऑर्गेनल्स प्रेजेंट नहीं होते, क्योंकि एक ऐसे सेल होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं। दे ऑल आर ऑटोट्रॉपिक। तो आपको पता है हमारी जो मोनेरा किंगडम होती है वो सबके सब ऑटोट्रॉपिक नहीं होते, उनमें से कुछ हेटेरोट्रॉपिक भी होते हैं। तो देखो जो हमारा पहला स्टेटमेंट है वो तो सही है, लेकिन जो दूसरा स्टेटमेंट है कि सबके सब ऑटोट्रॉपिक होते हैं, ये क्या है, गलत है। तो ओनली 2 स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। ठीक है। नेक्स्ट है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट अ किंगडम। तो एक किंगडम के बारे में आपको 2 स्टेटमेंट दिए हैं, आपको बताना है कि कौन सी किंगडम की बात हो रही है। दीज आर हेटेरोट्रॉपिक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। तो एक तो ये हेटेरोट्रॉपिक है और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स है। ठीक है, तो कोई भी हो सकता है। द एग्जाम्पल ऑफ दिस किंगडम इज मशरूम, विच किंगडम इज बीइंग टॉक्ड अबाउट। तो आपको पता है हमारी जो मोनेरा होती है वो तो प्रोकैरियोटिक होती है। ठीक है, तो ये प्रोटिस्टा भी हो सकती है, प्लांटे और एनिमिलिया भी हो सकती है। ठीक है, लेकिन अगर इन्होंने कहा हेटेरोट्रॉपिक है तो प्लांट्स नहीं हो सकते, तो प्लांट्स और प्रोटिस्टा तो बाहर हो गए। अब बचे 2 ऑप्शन, एक है फंजाई और एक है एनिमिलिया। तो एनिमिलिया जो होती है उसमें हमारे मशरूम्स नहीं आते हैं, हमारे मशरूम किसके अंदर आते हैं, फंजाई के अंदर आते हैं। जो मशरूम है वो किस में बिलोंग करता है, फंजाई के अंदर बिलोंग करता है, प्लस ये हेटेरोट्रॉपिक होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, विच ऑफ दी फॉलोइंग इज अ एक्यूट डिजीज। तो इनमें से कौन सी एक्यूट डिजीज है। तो आपको पता है हमारी 2 टाइप की डिजीज होती है, एक होती है एक्यूट, एक होती है क्रॉनिक। तो जो बहुत लंबे टाइम चलती है या फिर पूरे लाइफ टाइम चल सकती है उनको हम क्रॉनिक बुलाते हैं, जो बहुत कम टाइम के लिए चलती है उनको हम एक्यूट बुलाते हैं। मलेरिया, कैंसर, टीबी, अल्जाइमर डिजीज। तो आपको पता है अल्जाइमर डिजीज ऑलमोस्ट पूरी लाइफ चल सकता है, कैंसर में भी ऐसा होता है, टीबी भी 6 से 9 महीने चलती है। ठीक है, लेकिन जो मलेरिया है, ठीक है, वो फिर भी क्या है, एक्यूट डिजीज का एग्जाम्पल है, जल्दी ठीक हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेलेग्रा इज कॉज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ राइबोफ्लेविन, नाइसिन, बायोटिन या फिर साइनोकोबालामाइन। तो पेलेग्रा जो है वो किसकी डेफिशिएंसी की वजह से होता है, नाइसिन की डेफिशिएंसी की वजह से। अगर आपके शरीर में नाइसिन की कमी हो गई है तो आपको क्या हो जाएगा, पेलेग्रा नाम की बीमारी हो जाएगी। आप मुझे बताएंगे कि जो नाइसिन है वो किस विटामिन का साइंटिफिक नेम है। विटामिन का लेक्चर मैं आपको करा चुकी हूँ। नेक्स्ट है, विच ऑफ दी फॉलोइंग इज अ वाटर सोल्यूबल विटामिन। तो फिर से विटामिन से एक और क्वेश्चन पूछा गया, वाटर सोल्यूबल विटामिन का एग्जाम्पल आपको बताना है कौन है। विटामिन ए,
विटामिन बी, विटामिन के या फिर विटामिन डी। तो आपको पता है हमारे जो विटामिन होते हैं वो दो कैटेगरीज में डिवाइडेड होते हैं, वाटर सोल्यूबल एंड फैट सोल्यूबल। तो हमारा ए डी ई के जो होते हैं वो फैट सोल्यूबल होते हैं और बी एंड सी क्या होते हैं, वाटर सोल्यूबल होते हैं। तो हमारा जो विटामिन बी है वो क्या है, वाटर सोल्यूबल विटामिन का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है हाउ मेनी एंजाइम्स आर देयर इन द पेनक्रियाटिक जूस। तो पेनक्रियाटिक जूस के अंदर कितने एंजाइम्स देखने को मिलते हैं, 3, 6, 8 या फिर 10। तो आपको पता है पेनक्रियाटिक जूस के अंदर हमारे 6 एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं और उनके नाम क्या होते हैं, ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन, प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेस, अमाइलेस, लाइपेस एंड न्यूक्लियेसिस। तो ये 6 एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं आपकी पेनक्रियाटिक जूस के अंदर। नेक्स्ट है द कार्बोहाइड्रेट विच इज नॉट यूज्ड इमीडिएटली इन प्लांट्स आर स्टोर्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स। तो कार्बोहाइड्रेट जो इस्तेमाल नहीं किया गया प्लांट्स के अंदर वो किस फॉर्म में स्टोर किया जाता है, स्टार्च, प्रोटीन, रफेज या फिर ग्लाइकोजन। तो ह्यूमंस की बॉडी में जब एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट बचता है तो उसको हम ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर करते हैं और प्लांट्स करते हैं स्टार्च की फॉर्म में। नेक्स्ट है गस्ट्रेटरी रिसेप्टर्स प्रेजेंट इन। तो गस्ट्रेटरी रिसेप्टर्स जो है वो कहाँ देखने को मिलते हैं, नोज, टंग, हैंड या फिर आई। तो नोज के अंदर ऑल फैक्टरी रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं और हमारी टंग के अंदर गस्ट्रेटरी रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। 21 पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व्स इमर्ज फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड, 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स इमर्ज फ्रॉम द ब्रेन, 42 पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व्स इमर्ज फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड, 32 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व इमर्ज फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड। तो आपको पता है 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व जो है वो आपके ब्रेन से इमर्ज होती है, ठीक है, ये स्टेटमेंट हमारा सही है। नेक्स्ट है वेयर आर द रिफ्लेक्स आर्क फॉर्म्ड इन आवर बॉडी। तो आपकी बॉडी के अंदर रिफ्लेक्स आर्क कहाँ पर बनती है, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, हार्ट या फिर लिवर। आपको पता है हमारा जो रिफ्लेक्स आर्क है वो कहाँ बनता है, स्पाइनल कॉर्ड में बनता है। नेक्स्ट है लेशमेनिया इज अ पैरासिटिक प्रोटोजोआ विच कॉज डैश डिजीज। तो लेशमेनिया जो एक पैरासिटिक प्रोटोजोन है वो कौन सी बीमारी कॉज करता है आपके शरीर के अंदर, काला अजहर, मलेरिया, डेंगू या फिर स्मॉल पॉक्स। तो आपको पता है लेशमेनिया की वजह से हमें कौन सी बीमारी होती है, काला अजहर नाम की बीमारी होती है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज मलेरियल पैरासाइट। इनमें से किसको हम मलेरियल पैरासाइट कहते हैं। तो आपको पता है प्लाज्मोडियम जो होता है वो हमें क्या कॉज कर सकता है, मलेरिया कॉज कर सकता है और इसको हम क्या बोलते हैं, मलेरियल पैरासाइट बोलते हैं, ठीक है, ये प्रोटोजोआ का एक टाइप है। नेक्स्ट है मैनी इनवर्टिब्रेट लाइक प्लेनेरिया एंड सम वर्टिब्रेट्स लाइक लिजर्ड रिप्लेस बॉडी पार्ट्स बाय फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन, बडिंग या फिर फिजन। तो आपको पता है आपका एक इन्वर्टिब्रेट होता है प्लेनेरिया, अगर आप उसको पीसेस में कट कर देते हो वो दोबारा से पूरा ग्रो कर जाता है क्योंकि वो किसके थ्रू रिप्रोड्यूस करता है, रीजनरेशन के थ्रू रिप्रोड्यूस करता है। और अगर आप कभी लिजर्ड की पूंछ काट दोगे तो वो भी थोड़े दिन बाद वापस आ जाती है, क्यों, क्योंकि रीजनरेशन की प्रॉपर्टी दिखाती है। नेक्स्ट है वो इज नोन एज द फादर ऑफ जेनेटिक्स। तो फादर ऑफ जेनेटिक्स हम किसको बोलते हैं, ग्रेगर मेंडल, आइजैक न्यूटन, अरस्तु या फिर रॉबर्ट हुक। तो आपको पता है अरस्तु जो है वो बायोलॉजी के फादर कहलाते हैं और वो जूलॉजी के भी फादर कहलाते हैं। और जो हमारे ग्रेगर मेंडल है वो किसके फादर कहलाते हैं, जेनेटिक्स के फादर कहलाते हैं, क्योंकि उन्होंने इनहेरिटेंस के लॉज दिए थे। नेक्स्ट है मेंडल सिलेक्टेड हाउ मेनी पेयर्स ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर ऑफ पी प्लांट फॉर हिज एक्सपेरिमेंट। तो आपको पता है मेंडल ने क्या किया था, पी प्लांट के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था। तो उन्होंने जो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर चूज किए थे उनके नंबर क्या थे, 5, 6, 7 या फिर 8। तो आपको पता है 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स के ऊपर उन्होंने काम किया था, जिसके बाद उन्होंने लॉ ऑफ इनहेरिटेंस के बारे में हमें बताया और इसलिए वो फादर ऑफ जेनेटिक्स भी कहलाते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंट इन द प्रोकैरियोटिक सेल। इनमें से क्या आपको प्रोकैरियोटिक सेल में देखने को मिलेगा, लाइसोसोम, क्लोरोप्लास्ट, साइटोप्लाज्म या फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो आपको पता है प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल के बीच में जो डिफरेंस होता है कि हमारी जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है उसके अंदर है ना मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स देखने को नहीं मिलते। तो लाइसोसोम भी मेम्ब्रेन बाउंड है, क्लोरोप्लास्ट भी है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, तो ये तो देखने को नहीं मिलेंगे। लेकिन जो साइटोप्लाज्म है वो हमारी प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर भी प्रेजेंट होता है, यूकैरियोटिक सेल के अंदर भी प्रेजेंट होता है। तो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स देखने को नहीं मिलते हैं प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर, प्लस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट नहीं होती है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज फाउंड इन प्लांट सेल्स ओनली। अगर इनमें से क्या है जो आपको सिर्फ प्लांट सेल्स के अंदर देखने को मिलेगा, प्लास्टिड, सेंट्रोजोम, ग्रेन्यूल्स या फिर वैक्यूल्स। आपको पता है प्लास्टिड कहाँ प्रेजेंट होते हैं, सिर्फ प्लांट सेल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कैरी आउट सेल्यूलर रेस्पिरेशन एंड आर कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल। तो हमारी बॉडी के अंदर सेल्यूलर रेस्पिरेशन का काम कौन करता है और पावर हाउस ऑफ द सेल हम किस सेल ऑर्गेनल को बुलाते हैं, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस या फिर राइबोसोम एंड माइटोकॉन्ड्रिया बोथ।
तो आपको पता है हमारी बॉडी के अंदर सेलुलर रेस्पिरेशन का जो काम है, एटीपी जनरेशन का जो काम है, वो कौन करता है? माइटोकॉन्ड्रिया करता है। और क्योंकि वो एटीपी जनरेट कर रहा है जो हमारी बॉडी में एनर्जी करेंसी का रोल प्ले करती है, इसलिए उसको हम क्या बुलाते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल बुलाते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एब्जॉर्ब यूवी रेज एंड इट्स हाई एनर्जी ब्रेक्स द केमिकल बॉन्ड्स विद इन दीज मॉलिक्यूल। तो आपको ऐसे मॉलिक्यूल्स पहचानने हैं जो क्या कर सकते हैं? यूवी रेज उनको एब्जॉर्ब कर लेती है और उनके जो केमिकल बॉन्ड्स है वो टूटने लग जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट एंड क्रोमोसोम, डीएनए एंड प्रोटीन्स, डीएनए एंड क्रोमोसोम्स, कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन्स। तो आपको पता है हमारा जो डीएनए होते हैं, हमारे जो प्रोटीन होते हैं, वो जब यूवी लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं और धीरे धीरे उनके केमिकल बॉन्ड टूटने लग जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है बायोमैग्निफिकेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कैन लीड टू डिस्टर्ब्ड कैल्शियम मेटाबॉलिज्म एंड अल्टीमेटली थिनिंग ऑफ एगशेल्स ऑफ बर्ड्स। तो आपको बताना है कि बायोमैग्निफिकेशन किसकी वजह से क्या हुआ था? कैल्शियम मेटाबॉलिज्म में प्रॉब्लम आने लगी थी। लेड, मरकरी, डीडीटी या फिर जिंक। तो आपको पता है डीडीटी जो है वो खेतों में स्प्रे किया जाता है। जब इसको स्प्रे किया जाता था और ये फूड साइकिल का पार्ट बन गया तो क्या हुआ? एक जो हमारा बर्ड था उसके जो एग शेल्स थे वो बहुत ही कमजोर होते चले गए। तो किसकी वजह से होता है? सब कुछ डीडीटी की वजह से होता है। नेक्स्ट है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एयर पॉल्यूटेंट। तो एयर पॉल्यूटेंट के बारे में आपको कुछ स्टेटमेंट पहचानने हैं। इट इज प्रोड्यूस्ड बाय द कंप्लीट कंबस्शन ऑफ फ्यूल लाइक पेट्रोल, नेचुरल गैस, कोल एंड वुड। इट इज कलरलेस एंड ऑर्डरलेस गैस। तो आपको एक गैस आइडेंटिफाई करनी है जो कलरलेस होती है और कोई स्मेल भी इसके अंदर से नहीं आएगी। प्लस जब इनकम्प्लीट कंबस्शन होता है पेट्रोल, नेचुरल गैस, कोल एंड वुड का, तो ये प्रोड्यूस होती है। कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड या फिर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो कार्बन मोनोऑक्साइड की बात हो रही है। ठीक है, तो आपको पता है जब इनकम्प्लीट कंबस्शन होता है पेट्रोल का, नेचुरल गैस का, तो क्या रिलीज होती है? कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज होती है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिना कन्वर्ट्स नाइट्रोजन इनटू ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। तो इनमें से कौन नाइट्रोजन को ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर देता है? ग्रीन हाउस इफेक्ट, लाइटनिंग, स्नोइंग या फिर रेनिंग। तो आपको पता है जो लाइटनिंग होती है वो क्या कर देती है? नाइट्रोजन फिक्सेशन में एक तरीके से हमारी हेल्प करती है। ठीक है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड फॉर्मेशन में हमारी हेल्प करती है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप इज अ मेजर सोर्स ऑफ प्रोटीन फॉर एनर्जी रिक्वायरमेंट। तो आपको इनमें से एक ऐसी क्रॉप आइडेंटिफाई करनी है जो आपको प्रोटीन देती है। ठीक है, पिजन पी, लिनसीड, मेज या फिर वीट। तो आपको पता है प्रोटीन हमें किससे मिलता है? दालों से मिलता है। तो इसका एग्जाम्पल कौन है? पिजन पी है। नेक्स्ट है फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स इज वैरायटी इंप्रूवमेंट डन। तो इनमें से किस फैक्टर के लिए हम वैरायटी इंप्रूवमेंट करते हैं? चेंज इन मैच्योरिटी ड्यूरेशन, वाइडर अडेप्टेबिलिटी। तो जब मैंने आपको इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्स पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि ये दोनों फैक्टर हमारे लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, बोथ 1 and 2। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट्स आर प्रोवाइडेड बाय फर्टिलाइजर टू प्लांट। तो जब आप पौधों को फर्टिलाइजर्स दे रहे हैं तो कौन से न्यूट्रिएंट उन्हें उससे मिल जाते हैं? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम। तो आपको पता है एनपीके फर्टिलाइजर होते हैं। ठीक है, तो ये तीनों के तीनों हमें फर्टिलाइजर से मिल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हाउ मेनी डिफरेंट स्पीसीज डू इंडियन कैटल बिलोंग टू। तो इंडियन कैटल जो है वो कितने नंबर ऑफ स्पीसीज से बिलोंग करती है? 1, 2, 3 या फिर 4। तो आपको पता है इंडियन बुफेलो एंड इंडियन काउ की बात हो रही है, तो 2 स्पीसीज से बिलोंग करती हैं इंडियन कैटल। नेक्स्ट है हाउ मेनी वेज आर देयर फॉर ऑब्टेनिंग फिश। तो फिश को प्राप्त करने के आपके पास कितने मेथड्स है? ठीक है, तो आपको पता है 2 मेथड है, एक है कैप्चर फिशिंग, एक है कल्चर फिशिंग। ठीक है, या तो आप मछली को पकड़ सकते हो या तो उसका पालन कर सकते हो। नेक्स्ट है इन विच क्रॉपिंग पैटर्न डज द फार्मर गेट 2 क्रॉप साइमल्टेनियसली एट वन टाइम और विद इन अ शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम फ्रॉम द सेम फील्ड। तो एक ही फील्ड से है ना अगर 2 क्रॉप साइमल्टेनियसली मिल जा रही है, ठीक है, बहुत ही छोटे से टाइम में, तो इसको हम क्या बोलते हैं? क्रॉप रोटेशन, मिक्स्ड क्रॉपिंग, मल्टी क्रॉपिंग या फिर ऑर्गेनिक फार्मिंग। ठीक है, तो एक के बाद एक क्रॉप जो आप लगाओगे उसको हम क्रॉप रोटेशन बोलते हैं। मल्टी क्रॉपिंग का मतलब होता है 2 से ज़्यादा क्रॉप आपने लगा रखी है। ऑर्गेनिक फार्मिंग का मतलब होता है जब आप क्रॉप का प्रोडक्शन कर रहे हो बिना किसी फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करे, बिना किसी केमिकल का इस्तेमाल किए, उसको हम ऑर्गेनिक फार्मिंग बोलते हैं। तो यहाँ पर किसकी बात हो रही है? मिक्स्ड क्रॉपिंग की बात हो रही है। नेक्स्ट है कैरेट ग्रास केम टू इंडिया व्हेन इंडिया इंपोर्टेड। तो जो कैरेट ग्रास है, पार्थेनियम है, जो एक वीड की तरह हमारे लिए प्रॉब्लम बन गया है, वो इंडिया में किस तरीके से आया? राइस फ्रॉम इजराइल। तब हमने क्या इंपोर्ट किया? राइस फ्रॉम इजराइल, राइस फ्रॉम यूएसए, वीट फ्रॉम इजराइल या फिर वीट फ्रॉम यूएसए। तो आपको पता है जब हमने यूएसए से वीट इंपोर्ट किया उसी के साथ क्या आ गया? कैरेट ग्रास, पार्थेनियम आ गया, जो हमारे लिए एक वीड का काम करता है आज, और हम उससे बहुत परेशान हैं।
नेक्स्ट है इन इंडिया डिस्ट्रीब्यूशन थ्रू द राशन सिस्टम वाज इनिशिएटेड इन द, तो जो राशन सिस्टम है इंडिया में वो किस ईयर में स्टार्ट हुआ, 1940s, 1950s, 1960s या फिर 1970s, तो ये कब स्टार्ट हुआ था, 1940s में। नेक्स्ट है ताजमहल इज ऑल्सो अ विक्टिम ऑफ पोल्यूशन विच हैज लेड टू सेम टू सफर फ्रॉम मार्बल कैंसर विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, तो आपको पता है बीच में है ना जो ताजमहल का व्हाइट मार्बल है वो क्या पड़ने लगा था, पीला पड़ने लगा था, जिसको हमने क्या टर्म किया था, मार्बल कैंसर टर्म किया था। तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन था, वो पीला क्यों पड़ने लगा था, वाटर पोल्यूशन, एसिड रेन, स्मोक या फिर फोटोकेमिकल स्मोक। तो आपको पता है ताजमहल के आसपास है ना बहुत सारी फैक्ट्रीज थी, बहुत सारा केमिकल्स आता था जिसकी वजह से एसिड रेन होती थी वहाँ पर। तो एसिड रेन की वजह से क्या हुआ था, जो ताजमहल है उसका कलर पीला पड़ने लगा था, जिसको मार्बल कैंसर टर्म किया जाता है। तो एसिड रेन उसका मेन रीज़न था। थैंक यू, आई होप इस टॉपिक में आपको कोई डाउट नहीं है। अगर कोई डाउट है तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा।